ये प्लांट यहाँ पे रायानी ग्रीन स्पेयर्स ने लगाया है। इसके जो प्लांट के ऑनर है विजय भाई, उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखने के लिए। आज इनके प्लांट का इनॉग्रेशन भी है। तो मेरे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अक्सर मुझसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि बायो सीएनजी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। मेरा ऐसा कहना है कि हमारे हिंदुस्तान में हर साल 12 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसके अंदर से 1-2 लाख करोड़ का सिर्फ एलपीजी होता है। तो उसका ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हर साल कम होते जा रहा है। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है सीबीजी, जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। नितिन गडकरी जी फोकस कर रहे हैं। दैट हैज ए ह्यूज पोटेंशियल। ये साल हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी हाइक किया है कि जो सीबीजी का रेट मिलता है उसमें भी हाइक किया गया है। तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट भी सीरियस है। और नाउ द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच कि अब हमें उस तरीके से परेशानी भी नहीं आती है कि इसके आउटपुट का किस तरीके से मैनेज करेंगे। सेकंड जो बाय प्रोडक्ट होता है इसका फर्टिलाइजर, एक्चुअली हम कह सकते हैं वो मेन प्रोडक्ट है इसका। कि इसकी जो क्वांटिटी है पर डे की वो 20 से 25 टन है। अब इसकी नीड और डिमांड की बात करें, आज हमको बताया जाता है दुबई में हम इंपोर्ट कर रहे हैं काउडंग, तो इस प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पूरे इंडिया में आज यहाँ पे जो सब्सिडी दी जा रही है फर्टिलाइजर वो 2 लाख करोड़ रुपया है। उसके साथ में हम इंटीग्रेटिंग फार्मिंग करके यहाँ पे पूरा ये फर्टिलाइजर जा सकता है। कार्बन कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर का वो कम होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। अब एक बार हम समझते हैं कि प्लांट कैसे ऑपरेट होता है। फीडिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्लांट ऑपरेट कैसा होता है। प्लांट का ऑपरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फीडिंग सेक्शन। हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा पूरा फीडिंग सेक्शन है। इसको भी बहुत स्पेशली बहुत सारी चीजों का ध्यान में रख के चीजें डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सटन एक एंगल में स्लोप दिया गया है। यहाँ पे 2 लेवल की स्क्रीन दी गई है और हमारे 5 हाई स्पीड के आरपीएम के एजिटेटर लगे हुए। अब अक्सर लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जब फीडिंग सेक्शन कर रहे होते हैं लोग डायरेक्टली फीडिंग चैम्बर में डाल देते हैं। जब अक्सर कोई अगर काउडंग डाल रहा है उसमें ना बहुत सारी चीजें, कंकड़ पत्थर रेसे सब आ जाते हैं। और अगर जब हम उसको डाइजेस्टर में फीड कर देते हैं दैट बिकम्स ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो पूरा चॉकअप कर देता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इनोवेटिवली क्या किया, ये स्क्रीन लगा दी है। अब जिसकी वजह से जब ये प्लांट कमिश्निंग में था यहाँ पे काउडंग फीड हो रहा था। आप यहाँ पे बगल में देख रहे हैं इतने सारे अनवांटेड मटेरियल निकले हैं। सोचिए अगर ये डाइजेस्टर में चला जाता तो कितना बड़ा चैलेंज होता हमारे लिए कि वो पूरा डाइजेस्टर जाम कर सकता था। तो ये स्क्रीन का पहला इम्पैक्ट था। सेकेंड, जब ये काउडंग यहाँ से स्क्रीन से पास होकर हमारे फीडिंग चैम्बर में जाता है, दिस इज ऑलमोस्ट 160 मेट्रिक क्यूब ऑफ फीडिंग चैम्बर हमारा। इसके अंदर 5 एजिटेटर लगे हैं। इसको लगाने का मकसद ये था कि दिस इज ए मल्टी फीडिंग प्लांट। यहाँ पे नेपियर ग्रास भी आ सकता है, काउडंग भी आएगा, हमारा प्रेसमड भी आ सकता है, हमारा एमएसडब्ल्यू वेस्ट आ सकता है, हमारा पोटैटो वेस्ट आ सकता है। जब मल्टीपल लेवल के रॉ मटेरियल आते हैं तो अगर उसको यूनिफॉर्मली मिक्स ना किया जाए तो वहाँ पे हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वेरी करता है। इसीलिए इस एजिटेटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज था नेपियर ग्रास की, जैसे ये मैक्सिमम नेपियर ग्रास के ऊपर प्लांट चलने वाला है, उसके अंदर जब हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं अगर उसको प्रॉपर्ली डिसॉल्व ना किया जाए वाटर में उस तरीके से एजिटेट करके, तो वो क्या करता है, तैरने लगता है। उस स्टेज में अगर हमने इसको डाइजेस्टर में फीड कर दिया तो वो पूरा क्रस्ट बना सकता है। दैट कैन बी बिग प्रॉब्लम। तो द डिजाइन ऑफ एजिटेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। ये हमारा फीडिंग सेक्शन था यहाँ पे एक स्टेज का। एक सेकंड स्टेज है कि नेपियर ग्रास जब आता है तो खेतों से वो कट के आता है। उसके कुछ पार्टिकल साइज होते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो हमको क्या करना होता है, उसको और बारीक करना होता है, क्रश करना होता है, पेस्ट बनाना होता है। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया देंगे बैक्टीरिया के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतना अच्छा इजिली गैस प्रोड्यूस कर सकता है। अब जैसे कि हमारा पहला स्टेप होता है नेपियर ग्रास यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे आएगा ट्रैक्टर ट्रॉली से। ये फीडर हॉपर है, तो फीडर हॉपर में इसको लोड कर दिया जाएगा। ये कंट्रोल तरीके से जितनी जरूरत है हैमर मिल को नेपियर ग्रास की उतना ये आगे पास करेगा।
यहाँ पे पहले स्टेज में फीडर होपर आ गया, सेकंड स्टेज में यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा है, थर्ड स्टेज में हमारा जाता है यहाँ पे हैमर मिल। अब इस हैमर मिल की खासियत यही है कि इसको जो ब्लेड डिजाइन है, जिसकी एमओसी चूज की गई है, वो स्पेशली उस तरीके से की गई है जो नेपियर ग्रास का लिग्निन सेल्यूलोज है वो इजिली हैंडल कर सके। इसके अंदर अच्छे खासे सेंसर्स और ऑटोमेशन लगाए गए हैं कि ताकि जैसे यहाँ पे सारा चीज पेस्ट बना, नीचे से स्क्रू सिस्टम भी दिया गया है ताकि वो इजिली हमारे फीडिंग चैम्बर में जा सके, जहाँ वो फर्दर प्रोसेस होगा उसके बाद हम डाइजेस्टर में फीड करेंगे। ये हमारा फीडिंग सेक्शन का पूरा प्लानिंग था। फीडिंग के लिए अब पाइपिंग किस तरीके से जरूरी है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार ये हमारे एडिटर ने यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया, इसके बाद यहाँ पे 2 पंप लगे हुए हाई कैपेसिटी के, जिसके अंदर इनबिल्ट कटर भी लगा है। इनका काम है कि इसको दोनों डाइजेस्टर में रॉ मेटेरियल को फीड करना। अब इस फीडिंग के लिए पूरी जो पाइपिंग डिजाइन की गई है वो कम्प्लीटली SS304 में है। यहाँ पे मैनुअल वॉल्व भी लगा है, ऑटोमेटिक वॉल्व भी लगे हैं। यहाँ पे वो सारे सेंसर मौजूद है जिसकी वजह से हमको स्काडा सिस्टम ये पता चलता है एक डाइजेस्टर में कितनी फीडिंग हुई है, किस रेट से हुई है, कितना लिक्विड गया है, वो सारे डाटा वहाँ पे मौजूद होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे 2 पंप दिए हैं कि मान लीजिए अगर एक कोई ऑपरेशन वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा यहाँ पे प्लांट रुक नहीं जाना चाहिए, हम सेकंड पंप से उसको फीड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा ऑटोमेटिक वॉल्व किसी तरीके से कुछ उसके अंदर फंक्शन नहीं करता, हम उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कम्प्लीटली SS304 में बनाने का रीजन भी ये था कि ताकि इसकी लाइफ मेंटेन रहे, उस तरीके से प्रेशर हैंडल कर सके और हमको ऑपरेशन वाइज कोई दिक्कत ना आए। एक सेकंड और चीज थी कि जैसे कि मैंने बताया था, ये प्लांट में हमारे यहाँ मल्टीपल फीड स्टॉक आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी रॉ मटेरियल आने वाले हैं जिनका पीएच बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, फूड इंडस्ट्री से आ सकता है। हम यहाँ पे आगे चल के पराली या कॉटन स्टॉक को भी ट्रीट करने का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए पहले से ही एक पूरा यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट का सिस्टम दिया गया है। इसके अंदर कोई भी ऐसे मटेरियल आती है जिसको प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ इस प्लांट में किया जाएगा और फर्दर इसको यहाँ पे हम लोग उसको डाइजेस्टर में फीड कर सकते हैं, उसका भी पूरा प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। तो ये हमारा फीडिंग सिस्टम का फ्लो था। हमने अभी पहले सेक्शन में समझा कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फीडिंग किस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है, प्लान किया गया है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। ये पहला पॉइंट था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गैस कैसे बनेगा। गैस बनाने के लिए हमको चाहिए थे एनारोबिक डाइजेस्टर। अब हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टर 1, डाइजेस्टर 2 है। जो भी रॉ मटेरियल हमने फीडिंग सेक्शन से लाया उसको यूनिफॉर्मली डाइजेस्टर 1 और डाइजेस्टर 2 में फीड किया जाता है। अब इन डाइजेस्टर में 4 स्टेजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाइड्रोलिसिस बैक्टीरिया, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया, एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया और मिथनोजेनेसिस, जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये गैस प्रोड्यूस करना इतना ईजी हमको लगता है, पर उसके लिए हमको पूरी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके सारे पैरामीटर इंश्योर करने पड़ते हैं, वो सारे इतने बड़े वॉल्यूम में वो मैनेज हो सके। अब जैसे कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मिक्सिंग बहुत जरूरी है, टेम्परेचर बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमारा जो सॉलिड कंटेंट है मैनेज करना वो बहुत जरूरी है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीजों का ध्यान रखना इसके अंदर बहुत जरूरी है, तब जाके वो उस तरीके से सारे बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली काम कर सकेंगे और गैस प्रोड्यूस कर सकेंगे यूनिफॉर्म रेट से। अब हमारे इस प्लांट में आप देख सकते हैं एक लॉन्ग शाफ्ट एजिटेटर लगा है। इसकी खास बात यह है कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर से उसको मैनेज कर सकते हैं, आपका कोई भी प्लांट हैम्पर नहीं होने वाला। दिस इज कम्प्लीटली डिजाइन, डेवलप एंड पेटेंटेड बाय बायोफ्लिक्स। इसके अंदर हीटिंग के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पूरी हीटिंग कॉइल लगाई गई है SS304 के। स्पेशल फ्रेम डिजाइन किया गया है इसके, जो पाइप को होल्ड कर सके, इंटरनली जो लगा है वो। और इसके अलावा इसकी जो हीटिंग सिस्टम है, ये पूरा एक पीछे हमारे जो दिख रहा है, ये पूरा हीटिंग सिस्टम लगाया गया है। ये पूरा ऑटोमाइज्ड है कि जब भी इसका टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा, दिस विल ऑटोमेटिकली इंश्योर कि हमारे दोनों डाइजेस्टर में टेम्परेचर मेंटेन्ड है। एजिटेशन, इस पूरे एक डाइजेस्टर में हमारे 4 लॉन्ग शाफ्ट हेवी ड्यूटी एजिटेटर लगे हैं, ताकि हमारे डाइजेस्टर में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, पीएच का, टेम्परेचर का, हमारे कोई भी जो पैरामीटर है, फूड है जो बैक्टीरिया को मिलना चाहिए वो मिलता रहे। वो सारी चीजों के हिसाब से यहाँ पे एजिटेटर डिजाइन किए गए थे। थर्ड हमारा जो यहाँ पे फीडिंग लाइन और ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये पूरा कम्प्लीटली SS304 से बना गया है। हमारे जो इस रयानी ग्रुप के जो ऑनर है, उनका हमेशा सोचना था ये पूरा प्लांट डिजाइन करना है बायोफ्लिक्स को 20 सालों के लिए, इसीलिए यहाँ पे एक भी चीज का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हर एक चीज SS304 हैवी ड्यूटी से है। लास्टली यहाँ पे इन सारे डाइजेस्टर में ऐसे सारे सेंसर्स लगे हैं जो स्काडा से मॉनिटर होते हैं कि डाइजेस्टर की हेल्थ क्या है, टेम्परेचर क्या है, कितना एजिटेशन हो रहा है,
कितना सॉलिड कंटेंट मेंटेन है, वो सारे डाइस्टोर में पॉसिबल है हमारे लिए। एक बार ये सारे पैरामीटर जब मैनेज हो जाते हैं, ट्विडिंग से यहाँ पे मटेरियल आता है, तो एवरी 24 आवर्स यहाँ पे 12,000 to 3,000 रॉ बायोगैस विद इन 24 आवर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो ये रॉ बायोगैस स्टोर होता है यहाँ पे, बेल्जियम से ये आया है हमारा बैलून जो स्टोर करता है रॉ बायोगैस को। फिर फर्दर एक और ग्राउंड माउंटेड बैलून है जो एक्स्ट्रा गैस वहाँ पे भी स्टोरेज होता है। ये हमारा था एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से गैस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। गैस स्टोरेज बैलून का वॉल्यूम भी बहुत सोच समझ के इंसान को डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट डिजाइन हुआ है 10 से 12 घंटे चलने के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो रॉ बायोगैस बन रहा है उसका स्टोरेज कैपेसिटी लो ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको अक्सर फ्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों डाइजेस्टर में जो गैस बन रहा है उनका एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमारे पास एक ग्राउंड माउंटेड पूरा बैलून है जो कि सफिशिएंट है कि पूरा 12 घंटे का पूरा गैस वो स्टोर कर सके, क्योंकि ये प्लांट उस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। हमने अभी तक 2 चीजें कवर की कि फीडिंग सेक्शन कैसे हो रहा है, हमारे एनारोबिक डाइजेस्टर में कैसे गैस प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है। एक बार हमारा रॉ बायोगैस पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो गया, अब बात आती है इसको सीबीजी बनाने के लिए। अब आज के टाइम में सीबीजी बनाना जैसा सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कोई भी टेक्नोलॉजी लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर उसके अंदर 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, इनफैक्ट कैपेक्स क्या है, इनफैक्ट ऑपेक्स भी क्या है, मेंटेनेंस कितने टाइम में क्या आता है, क्या प्लानिंग की गई है, उस प्यूरिफिकेशन की लाइफ क्या है, क्या वो सारे पैरामीटर वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम लाके दे सकता है जो आपको सीजीडी कंपनी डिमांड कर रही है। इसके अंदर आज मैं सबसे आपको मेजर प्रॉब्लम बताऊं प्यूरिफिकेशन में क्या चल रहा है। लोग उस तरीके से डिजाइन इसको कर नहीं रहे जिसके अंदर H2S उसको 0 कर दिया जाए, क्योंकि H2S अगर 0 नहीं होता वो आपके लाइफ के लिए भी खतरा है और जो व्हीकल में डाला जा रहा है वो भी खतरनाक है। मॉइस्चर के लिए तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स को देखे हैं कि वहाँ पे सीजीडी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है कि आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ये अगर आपने कम नहीं किया ये गाड़ियों में जाके प्रॉब्लम करता है। तो मॉइस्चर निकालना बहुत जरूरी। प्योरिटी आज के टाइम पे ऐसा होगा कि मोर देन 95% आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है वो प्योरिटी के ऊपर मिल रहा है, ना कि सिर्फ आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको मोर देन 95% प्योरिटी आए, एटलीस्ट 0 ppm का आपका H2S हो, और जो आपका मॉइस्चर है वो एटलीस्ट लेस देन 5 mg पर मेट्रिक क्यूब का होना बहुत जरूरी है। अब हम जहाँ ये प्लांट पे खड़े हैं, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा प्यूरिफिकेशन सिस्टम डिजाइन है ये 3 स्टेजेस में बांटा गया है। और उसकी एमओसी की बात करें ये कम्प्लीटली SS304 में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कॉस्ट का। लोग बोलते हैं कि मैं MS का बना दूं, हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट देखे हैं जो 6 महीने में सड़ गया क्योंकि वो MS का बना था। वो आपका H2S और H2O उस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकंड, हमारे यहाँ पे अगर H2S निकालने के लिए 3 लेवल का सिस्टम दिया गया है, वाटर स्क्रबर दिया गया है, डिसल्फ्राइजर दिया है, स्पेशल एक मॉलिक्यूलर सीव जो फॉरेन से आता है उसको भी डाला गया है। ये जब तीनों चीज लगती है तो H2S यहाँ पे कम्प्लीटली 0 हो जाता है। हम फिर मॉइस्चर की बात करें, मॉइस्चर निकालने के लिए भी यहाँ पे मॉइस्चर सेपरेटर दिए गए हैं, यहाँ पे चिलर कूलर यूनिट दिया गया है, और आपको यहाँ पे डेसिकेटर भी दिए गए हैं, क्योंकि अगर ये आपका मॉइस्चर उस तरीके से नहीं निकाला गया तो ये गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम है और आप इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट जब बात करते हैं कि जो हमारा CO2 निकालना है उसके लिए, अगर एक बार आपने यहाँ पे अपने H2S और H2O का ध्यान रखा है और प्रॉपर डिजाइन है आपका पूरा VPC सिस्टम, तो आपको 96% इजीली आएगा। के अंदर भी प्रॉब्लम ये है, लोग उसको अंडर कैपेसिटी डिजाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्योरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लोग 1 ब्लोअर लगाते हैं, हमारे यहाँ 2 ब्लोअर लगे, डेट इज ए कॉस्ट। पर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्लान नहीं रुक रहा है। वैक्यूम पंप 1 नहीं 2 लगे हैं। सेंसर्स इतने हाईली टेक्निकल किए गए हैं कि आपको सारी चीजें स्काडा से ही कंट्रोल हो जाए, आपको कोई ऐसी परेशानी ना आए। सेफ्टी वाइज हर चीज को इंटरलॉक किया गया है कि अगर कोई भी पैरामीटर वो ब्रेक करता है दैट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। एक और महत्वपूर्ण बात, लोग ऐसा H2S और H2O को लाइटली ले रहे हैं। हमने क्या किया है, स्पेशल सेंसर लगाए हैं मॉइस्चर और H2S के लिए और सेट किया गया है कि अगर इस पैरामीटर के ऊपर जाएगा और दिस होल इंटीग्रेटेड प्यूरिफिकेशन सिस्टम विल स्टॉप। और इस पूरे प्यूरिफिकेशन सिस्टम का बायोफिक्स ने पेटेंट लेके रखा है, क्योंकि बायोफिक्स हैज वर्कड ऑलमोस्ट फॉर 3 years जस्ट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। एक बार हमारा प्यूरिफिकेशन जो हमको डिजायर्ड प्यूरिटी चाहिए कि 96% प्यूरिटी आ जाए, 0 ppm हमारा H2S हो, मॉइस्चर लेस देन 5 mg पर मेट्रिक क्यूब हो, मोर देन 95-96% से हमारा मीथेन हो, एक बार वो हमारा गैस बन जाता है तो हमारे पास यहाँ पे नॉक्स वेस्टर्न का कंप्रेसर
कंप्रेसर है। दिस इज ए यूएस ब्रांड। ये कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है यहाँ पे इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्रेसर। इसकी कुछ खूबियां है कि पावर कंजप्शन, आईओटी सिस्टम और चीजें किस तरीके से हम लोग ऑटोमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ए वन ऑफ द कंप्रेसर दैट विल इंश्योर कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है मिनिमम 0.1 0.2 से दैट विल टेक टू 250 बार ऑफ द सीएनजी। अब आप पीछे देखेंगे, इसको यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ पे हमारे कास्केड में भरा जाता है। ये हमारे कास्केड है। यहाँ पे ये टोटल 5400 वाटर लीटर का है। इसके अंदर आपका एटलीस्ट 1080 केजी आपका यहाँ पे सीबीजी स्टोर हो सकता है। इसी को हमको यहाँ पे गेल के साथ जो हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पे ये सप्लाई होने वाला है। ये लेबोरेटरी है। बायो सीएनजी प्लांट में अक्सर पाया गया है कि कोई लेबोरेटरी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, बट दिस इज ए हार्ट, क्योंकि अगर आपका बायोगैस प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप बाकी सारे कैसे कर पाएंगे। बायोगैस प्रोडक्शन कब हैम्पर होता है, जब आप पीएच और माइक्रोबायोलॉजी के लिए उसको प्रॉपर वेल मेंटेन नहीं रख सकते। अब ये पूरी लेबोरेटरी फैसिलिटी बनाई है जहाँ पे रॉ मेटेरियल की भी टेस्टिंग होगी, उसका पीएच क्या है, उसका सीओडी क्या है, उसका बीओडी क्या है, उसका टीएस क्या है, उसका वोलेटाइल फैटी एसिड क्या है, ये सारी चीजें टेस्ट होगी। हमारे डाइजेस्टर की हेल्थ कंडीशन क्या है, अगर उसके अंदर यहाँ माइक्रोबायोलॉजी अगर चीजें डिस्टर्ब हो रही है उसको आपको पता कैसे चलेगा। जब तक आप पता नहीं करेंगे लैब में सारी चीज उसके पैरामीटर टेस्ट करके आप उसको हेल्थ मेंटेन नहीं रख पाएंगे। थर्ड, यहाँ पे फर्टिलाइजर की पूरी टेस्टिंग होगी, उसकी क्वालिटी एंसर की जाएगी। ये सारी चीजें जो पैरामीटर सेट है फार्मर के लिए बहुत जरूरी है, मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है, सारे पैरामीटर्स भी इस लैब में टेस्ट होंगे। इस इंपॉर्टेंस अगर मैं कंक्लूड करूँ, लैब का 3 सेगमेंट है। फीडिंग के सारे टेस्टिंग इस लेबोरेटरी में बहुत जरूरी है। सेकंड, डाइजेस्टर हेल्थ मेंटेन रहे के लिए लैब बहुत जरूरी है। हमारा स्लरी आउटलेट के लिए भी लैब बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है बायो सीएनजी प्लस बायो फर्टिलाइजर के प्लांट में, ये प्लांट यहाँ पे रायानी ग्रीन स्पेयर्स ने लगाया है। इसके जो प्लांट के ऑनर है विजय भाई, उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखने के लिए, हमारे विश्वास को पूरा हमारे साथ रखने के लिए। और आज जिस दिन ये वीडियो बन रहा है, आज इनके प्लांट का इनॉग्रेशन भी है, तो मेरे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये प्लांट हम मिलके बहुत सक्सेसफुली चलाए और बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाए, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करे कि हाउ बायो सीएनजी एंड बायो फर्टिलाइजर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस फॉर द फ्यूचर। तो एवरीबॉडी इज इनवाइटेड इन राजकोट।